Hey guys, this is Yogendra and welcome to our YouTube channel. So guys, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसको हम कहते हैं डेटा इंजीनियरिंग। So अभी कुछ दिन पहले की बात है, I was talking to one of the student who was at FOSC. He is right now into US. तो उससे बात हो रही थी मेरी, तो वो कहता है कि सर यहाँ पे अभी डेटा इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा ट्रेंड आ रहा है धीरे धीरे, और मैं भी उसी डोमेन में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। बहुत सारे लोगों का जो फॉस से जुड़े हुए हैं और उनके सेशंस देखते रहते हैं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि सर मुझे डेटा एनालिस्ट बनना चाहिए, या मैं डेटा इंजीनियरिंग में जाऊं, या मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना चाहिए। आज वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा इंजीनियरिंग की, यार ये क्या चीज है, राइट। और अगर मुझे डेटा इंजीनियर बनना है तो मैं ये किस तरीके से अचीव कर सकता हूं, और हम एक यूज केस के थ्रू भी समझेंगे कि एग्जैक्टली डेटा इंजीनियर का एक क्या रोल होता है। तो उसके लिए मैं एक फॉस्क में हमने एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया था एक क्लाइंट के लिए, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हमने उस डेटा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया था। ओके, नाउ डेटा इंजीनियरिंग को अगर हम डिफाइन करें बहुत एकेडमिक तरीके से, उससे पहले हम एक केस समझने की कोशिश करते हैं कि, और उस केस के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छा डेटा इंजीनियर का रोल ये है। तो उसके लिए मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। सो यहाँ पर आप ये देखिए, इस स्क्रीन पर ऐसे समझते हैं इस चीज को कि हमारे पास एक कस्टमर डेटा, एक कंपनी है जिसके पास कस्टमर्स का डेटा है। ओके, नाउ जो कस्टमर्स का जो डेटा है वो फ्रैगमेंटेड है। कुछ डेटा एक अलग स्टोरेज में अवेलेबल है, अलग डेटाबेस में अवेलेबल है, जहां पर हमें कस्टमर की बिलिंग और उसकी शिपिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट। एक हमारे पास सिस्टम है जहां पर हम कस्टमर की ऑर्डर हिस्ट्री को मेंटेन कर रहे हैं। सो ऑर्डर हिस्ट्री एक अनदर सोर्स हुआ। और एक हमारे पास डेटाबेस है या सोर्स है जहां पर हम कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड डेटा है हमारे पास, कुछ थर्ड पार्टी डेटा हमारे पास है वहां पे, इस तरीके से। सो ओवरऑल जो कस्टमर का जो डेटा है वो इन तीन स्टोरेज में अलग अलग है, राइट। और मान लीजिए किसी एनालिस्ट को या डेटा साइंटिस्ट को ये डेटा यूज करना है, जिसमें एनालिस्ट का क्या रोल रहेगा। एनालिस्ट को ये डेटा यूज करना है कि उसको कुछ विजुअलाइजेशंस, कुछ रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, राइट। या डेटा साइंटिस्ट का काम ये हो सकता है कि इस डेटा को यूज करके वो किसी मशीन लर्निंग मॉडल को डेवलप करना चाहते हैं जिसके थ्रू वो कुछ फ्यूचर से रिलेटेड प्रिडिक्शंस कर पाए, राइट। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जब भी एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डेटा एक सिंगल सोर्स में हो और डेटा में जो फॉर्मेट है उसमें कंसिस्टेंसी, राइट। लेकिन यहाँ पे फिलहाल ये केस नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा एक तरह से फ्रेगमेंटेड है, ऑल्दो तीनों ही डेटा केसेस, डेटा जो स्टोरेज हैं उनमें तीनों में ही ओनर सेम कंपनी है, लेकिन ये फिर भी बिखरा हुआ डेटा है, राइट। इस डेटा को यूनिफाइड बनाना, राइट, यूनिफाइड बनाना, इस डेटा को इस तरीके से प्रोसेस करना, राइट, सो दैट कि ये डेटा इजीली अवेलेबल हो सके डेटा साइंटिस्ट को या एनालिस्ट को, राइट। इस काम को जो करने वाला है उसी आदमी को या उसी पर्सन को हम डेटा इंजीनियर कहते हैं। सो इस पूरे डेटा को समझ करके यूनिफाइड फॉर्मेट में लेके आना, एक सिंगल फॉर्मेट में लेके आना, एक सिंगल सोर्स में लेकर के आना, ये काम डेटा इंजीनियरिंग का है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो इस पोर्शन की बात करने वाले हैं कि यार ये डेटा इंजीनियरिंग अगर हमें समझ में अब थोड़ी सी आई है तो आगे इसमें और डिटेल्स क्या क्या हो सकती हैं उसको हम समझते हैं, ठीक है। अब इसमें जो चैलेंज है वो यही है यहाँ पर कि भाई हम एक प्रोसेस किस तरीके से डिजाइन करें कि इस कस्टमर डेटा को, राइट,
हम इस तरीके से प्रोसेस करें, इस तरीके से इसको हैंडल करें कि सो दैट एनालिस्ट के लिए या डेटा साइंटिस्ट का काम आसान हो जाए यहाँ पर, राइट। उनको अलग अलग डेटा सोर्सेज को मैनेज करने की जरूरत ना पड़े, उनको डिफरेंट फॉर्मेट्स को हैंडल ना करना पड़े। इन सब चीज को हम एक तरह से उनको डेटा क्या कर रहे हैं, एक तरह से डेटा को क्लीन करके प्रोसेस करके एनालिस्ट को दे रहे हैं कि भाई तू अब अपना काम कर ले। डेटा साइंटिस्ट को बोलते हैं कि नाउ यू कैन डू योर जॉब। सो बेसिकली वी आर सपोर्टिंग देम, राइट। सो डेटा इंजीनियरिंग का काम वहां पे ये बहुत बढ़ जाता है। ओके, नाउ अगर हम कुछ अभी रिसेंट कुछ ट्रेंड्स की या हिस्ट्री की बात करें, तो डेटा इंजीनियरिंग का जो फ्रेज है वो गूगल सर्चेस में हर साल बढ़ता जा रहा है। ओके, एक तो ये चीज हुई। दूसरा दूसरा और क्या हमारे पास एक तरीका हो सकता है कि यार ये क्यों मतलब क्यों बढ़ रहा है, तो जो डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब पोस्टिंग्स हैं वो पिछले साल में 50% से ज्यादा बढ़ी, राइट। सो ये जो चीज है वो एक इंडिकेटर है कि यार इस तरीके के रोल की डिमांड बढ़ रही है। यूएस में बढ़ रही है, इंडिया में बढ़ रही है, और जहां जहां पर भी हमारे डेटा साइंस डोमेन के हब हैं, और इंडिया ऑलरेडी सेकंड लार्जेस्ट डेटा साइंस हब बन चुका है, तो डेफिनेटली इस तरीके की जो रिक्वायरमेंट्स हैं 2022 में और ज्यादा बढ़ने वाली, राइट। अब एक और चीज हम समझना चाहिए कि भाई क्यों डेटा इंजीनियरिंग पर इतना फोकस, क्यों, ये ऐसी क्या नीड है इसकी। तो एक चीज तो ये है कि एक तो डेटा इट्स ग्रोइंग, राइट। इट्स ग्रोइंग देन एवर बिफोर, राइट। और जो 90% ऑफ द डेटा है जो आज वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है वो पिछले 2-3 साल में ही क्रिएट हुआ है, राइट। सो डेटा एक एक फ्यूल बन चुका है, ये हमारी इकोनॉमी को ड्राइव करने वाला है, क्योंकि डेटा से हमारे जो डिसीजंस हैं वो एक्यूरेट हो सकते हैं, नियर एक्यूरेट हो सकते हैं, राइट। और अब जो डेटा है वो कंपनीज के लिए इतना वैल्यूएबल बन चुका है बिकॉज वो उनके सेल्स में, उनके मार्केटिंग में, उनके फाइनेंस में और अदर जो बिजनेस एरियाज में है, राइट, उसमें यूज आता है। और उस डेटा को यूज करते हुए बहुत नए नए तरीके, नए नए प्रोडक्ट्स वो लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया जा सके, जिससे कि बिजनेस के रेवेन्यू को इम्प्रूव किया जा सके, राइट। और डेटा इंजीनियरिंग का रोल इसलिए भी बढ़ गया है बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि डेटा हमारे डिफरेंट फॉर्मेट्स में है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं। कहीं पे डेटा हमारा रिलेशनल डेटाबेसेस में पड़ा हुआ है, कहीं पे हमारा डेटा नो सीक्वल डेटाबेसेस में पड़ा हुआ है, कहीं पे हमारा डेटा क्लाउड के ऊपर है। तो इन सब चीजों को हम कैसे मैनेज करेंगे, और इस मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आखिर में वो किसके पास पहुंचती है, वो डेटा इंजीनियर के पास पहुंचती है, राइट। सो अब जो कंपनीज हैं वो ये पता करने की कोशिश में लगी हुई हैं, दे आर फाइंडिंग मोर वेज टू बेनिफिट फ्रॉम द यार, इस डेटा को हम इस्तेमाल कैसे करें। ये बहुत टाइम से हमारे पास पड़ा है, लेकिन अभी तक हमने इस पर बिजनेस के नजरिए से कभी भी बात नहीं की है कि यार ये किस तरीके से इसको हम यूज करते हुए अपनी रेवेन्यूज को, अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को, अपनी प्रोसेसेस को, अपने लीकेजेस को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, राइट। एक और चीज, अगर हम बात करें कि सब डे टू डे, अगर हम एक ऑन डेली बेसिस की अगर हम बात करें कि सब एक डेली बेसिस पर किसी भी डेटा इंजीनियर का क्या काम हो सकता है, क्या काम हो सकता है, तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि वो डेटा को एक्वायर करे, डेटा को अपने कंट्रोल में लेके आए, बिकॉज उसको आगे उसको प्रोसेस करना है, उसको क्लीन करना है। सो एक्विजिशन ऑफ द डेटा, राइट, इज वन काइंड ऑफ ए स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। सोर्सिंग ऑफ द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम्स, राइट, वहां से उसको लेके आना है, फिर उसकी एक तरह से क्लींजिंग करना, उसको कुछ एरर्स हैं तो उसको डिटेक्ट करना, डिटेक्ट अगर हो चुकी हैं तो फिर उनको करेक्ट करना। फिर उसके बाद हो सकता है कि हमें डेटा का एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्जन करना पड़े। लेट्स से मेरा जो डेटा है वो एक जेसन फॉर्मेट में है मोंगोडीबी के अंदर, लेकिन मेरे एनालिस्ट को डेटा रिलेशनल फॉर्म में चाहिए, राइट, माई एसक्यूएल के अंदर चाहिए, तो वो काम डेटा इंजीनियर का होगा, राइट।
कई बार रिमूवल ऑफ द डुप्लीकेट्स, राइट? सो कई बार डुप्लीकेट कॉपीज को रिमूव करना वो एक काम हो सकता है, राइट? सो रिमूवल ऑफ द डुप्लीकेट्स कैन बी द वन एक्टिविटी। तो इस तरीके की एक्टिविटी डे टू डे बेसिस पे डेटा इंजीनियर्स को करनी पड़ती हैं और उनका मोस्ट ऑफ द जो टाइम है वो इन चीजों में जाता है। अगर हम बात करें कि सब डेटा के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिनसे डेटा इंजीनियर को डील करना ही पड़ेगा, तो डेटा के डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। आपका डेटा एक सिंपल एक्सेल फाइल में भी हो सकता है, राइट? आपका डेटा एक सीएसवी फाइल में हो सकता है। मोस्टली एक्सेल या सीएसवी जो डेटा है वो एक क्लीन फॉर्म डेटा होता है, राइट? तो वो उस इस्तेमाल करना पड़ सकता है। डेटा कैन बी इन रिलेशनल डेटाबेसेस। तो डेटा जैसे कि ओरेकल डेटाबेस हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो गया, राइट? या आईबीएम डीबी हो गया, राइट? सो ये सब जो डेटाबेसेस हैं वो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, जिसमें सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो डेटा होगा वो एक टैबुलर फॉर्मेट में स्टोर होगा। एक टेबल होगी, राइट? उसमें डिफरेंट कॉलम्स होंगे, हर रो में एक इंफॉर्मेशन होगी, एक रिकॉर्ड होगा। इस तरीके के डेटाबेसेस, राइट? उसमें सर्च करने के लिए प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट हो सकता है, फॉरेन कीज का कॉन्सेप्ट हो सकता है, इस तरीके की चीजें होंगी, राइट? और हो सकता है हमारा डेटा एक नो सीक्वल फॉर्मेट में हो, जहां पे डेटा टैबुलर फॉर्मेट में स्टोर नहीं होता है। वहां पे डेटा जो होगा वो एक की वैल्यू, यू नो कॉम्बिनेशन, की वैल्यू पेयर जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें होगा। और जो मोस्ट पॉपुलर डेटा बेस आज के टाइम पे है वो है मोंगो डीबी। तो इस तरीके के डेटा सोर्सेस पे काम करना एक यूजुअल प्रोफाइल है किसी भी डेटा इंजीनियर का। ओके, अब जब भी डेटा को प्रोसेस करने की बात आती है, उसको एंड टू एंड प्रोसेस करने की बात आती है, तो डेटा इंजीनियर्स हमेशा इस प्रोसेस को एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं डेटा पाइपलाइन। जिसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा डेटा आएगा कहां से, सोर्स क्या हो सकता है उसका, और डेटा फाइनली जाएगा कहां, तो उसका डेस्टिनेशन क्या होगा। यहां से निकलने के बाद यहां पहुंचने से पहले डेटा इंजीनियर का पूरा रोल है, राइट? उसको हो सकता है कि क्लीन करना पड़े डेटा को, उसको हो सकता है उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना पड़े, हो सकता है उसको वैलिडेट करना पड़े, हो सकता है उसको एनरिच करना पड़े, हो सकता है उसको समराइज करना पड़े। ये सारी जो स्टेप्स होंगी वो उसको अपने डेटा पाइपलाइन के थ्रू मैनेज करनी होगी। और अगर आपको डेटा पाइपलाइन बनानी है, एक डेटा इंजीनियर का काम अगर डेटा पाइपलाइन बनाने का है, तो वो क्या क्या टूल्स यूज कर सकता है उस काम को करने के लिए। अगर मुझे एक डेटा पाइपलाइन मेंटेन करनी है, मुझे उस डेटा पाइपलाइन में कुछ डेटा को प्रोसेस करना है, क्लीन करना है, एनरिच करना है, समराइज करना है, वैलिडेट करना है, वो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए मुझे क्या टूल्स की जरूरत है। तो बहुत सारे टूल्स, एक सिंगल टूल की हम बात यहाँ पे नहीं कर सकते। हमारे पास मल्टीपल टूल्स का एक सेट होना चाहिए। तो जैसे कुछ टूल्स को अगर हम बात करें, ईटीएल टूल्स, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, राइट? सो डेटा को मैंने एक्सट्रैक्ट किया, मैंने एक्वायर किया, और फिर हो सकता है मुझे उसको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने पड़े। हो सकता है वो डेटा अभी फिलहाल टेक्स्ट फॉर्मेट में है, हो सकता है मुझे उसको न्यूमेरिक फॉर्मेट में या वेक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़े, राइट? या हो सकता है मुझे कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करके उसको डेटा को क्लीन करना पड़े, तो वो मैं काम ईटीएल टूल्स के थ्रू कर सकता हूँ, राइट? अगर मुझे डेटा बेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो हो सकता है कि एसक्यूएल का मुझे यूज करना पड़े, अगर मेरा डेटा एक रिलेशनल डेटाबेस में है, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस सिर्फ एसक्यूएल को समझते हैं। आप उसी के थ्रू उनको क्वेरी कर सकते हैं, उसी के थ्रू वहां पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपका डेटा मोंगोडीबी में है, तो मोंगोडीबी की खुद की एक प्रोप्राइटरी लैंग्वेज है, वो आप यूज कर सकते हैं, राइट? फिर आप को डेफिनेटली पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ सकता है। कई बार हमारा डेटा जो है एक लार्जर वॉल्यूम में होता है, तो कई उस टाइम पर हमें स्पार्क, अपाचे स्पार्क, एक इट्स अ काइंड ऑफ अ बिग डेटा टूल, जिसमें हम लोग लार्ज डेटा सेट्स के ऊपर आसानी से काम कर सकते हैं, राइट? हडूप और स्पार्क ये एक ही फैमिली से आते हैं। कई बार हमारा डेटा क्लाउड पे होगा,
तो उसके लिए हो सकता है कि हम Amazon की S3 सर्विस का यूज करना पड़े, राइट? सो बहुत सारे टूल्स का, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का डे टू डे बेसिस पे यूज करना, इट्स अ रोल ऑफ अ डेटा इंजीनियर। ओके, नाउ कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि सब डेटा इंजीनियरिंग और डेटा साइंस में क्या अंतर है? तो जैसा मैंने बहुत शुरुआत में आपसे कहा था कि भाई डेटा इंजीनियरिंग का काम है डेटा को एक तरह से तैयार करके डेटा साइंटिस्ट को परोसना, उसको डिलीवर करना, राइट? और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली बात है अगर हम बिजनेस की बात करें, राइट? सो डेटा साइंटिस्ट का काम है मशीन लर्निंग को यूज करना, डेटा माइनिंग को यूज करना, राइट? और उनको यूज करते हुए डेटा से इंसाइट्स निकालना, उन इंसाइट्स को हम चार्ट की फॉर्म में दिखा सकते हैं, ग्राफ की फॉर्म में दिखा सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, राइट? और हो सकता है उन्होंने कोई मॉडलिंग की है तो हम फ्यूचर के हिसाब से कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट? और वो रिजल्ट्स जो हैं वो एज ए डेटा साइंटिस्ट मैं टेक्निकल टीम को भी शेयर कर सकता हूँ और नॉन टेक्निकल ऑडियंसेस को भी मुझे वो अच्छे तरीके से डिलीवर करने आने चाहिए। ये तो डेटा साइंटिस्ट की बात है। डेटा इंजीनियरिंग जो होगा, ऑब्वियसली एसक्यूएल, पाइथन और इस तरीके की जो टूल्स हैं, ईटीएल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनको यूज करके, राइट, डेटा को रेडी करना, राइट, टू मेक द डेटा रेडी फॉर डेटा साइंटिस्ट। और उसके लिए उनको डेटा पाइपलाइंस बनानी होंगी कि कैसे हम सोर्स से डेटा लेंगे और फाइनली वो डेटा किस तरीके से डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। हो सकता है बहुत सारे उसमें काम करने पड़े जिनकी हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। सो डेटा इंजीनियरिंग मेक्स डेटा साइंटिस्ट मोर प्रोडक्टिव, अगर मैं वन लाइनर स्टेटमेंट में बात करूं तो। ओके, नाउ अगर मैं एक बिगिनर हूं और मुझे अब एक समझ डेवलप हुई है कि डेटा इंजीनियरिंग क्या चीज है, और क्योंकि डेटा लगातार बढ़ता जा रहा है, डे टू डे डेटा बढ़ता जा रहा है, अपने इंडिया में 5G की ट्रायल्स चालू हो चुकी हैं और जनवरी में अराउंड 12 या 13 सिटीज में 5G सर्विसेज लॉन्च होंगी। उसकी वजह से भी जो डेटा का जो कंजम्पशन है, डेटा डेटा का जो प्रोडक्शन है, वो भी बहुत चेंज होने वाला है। तो वहाँ पे फिर से हमें कहीं ना कहीं एक डेटा इंजीनियरिंग रोल की हर कंपनी में एक रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी, राइट? सो अब अगर हम बात करें कि अगर मैं एज ए बिगिनर हूँ और मैं एक डेटा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आप कहीं पे भी चले जाइए, मॉन्स्टर पे चले जाइए, लिंक्डइन पे चले जाइए, राइट, नौकरी पे चले जाइए, एंजलिस्ट पे चले जाइए, जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे डेटा इंजीनियर को अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, राइट? सो अगर हम बात करें कि सब किस तरीके से मैं एक डेटा इंजीनियर बन सकता हूँ, उसका क्या एक रास्ता हो सकता है, क्या पाथ मैं उसमें लूँ, सो दैट, तो एक एक अगर हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की बात करें कि भाई हाउ टू बिकम अ डेटा इंजीनियर, राइट? सो डेटा इंजीनियर बनने का क्या रास्ता लूँ, उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से ऑब्वियसली पाइथन होगी। सो यू हैव टू बिकम प्रोफिशिएंट एट प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले तो अगर हम प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं तो हम बाकी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो पाइथन उसमें हो सकता है कुछ केसेस में स्काला जैसी लैंग्वेजेस का भी यूज आए। ओके, उसके अलावा हमें थोड़ा सा ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे हम छोटी मोटी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग सेल स्क्रिप्टिंग, राइट? अगर आपने लिनक्स के बारे में थोड़ा सा सुना हो या कुछ कभी अपनी इंजीनियरिंग में आपने कभी उसके बारे में चीज़ें देखी हो या कुछ काम किया हो, तो शेल प्रोग्रामिंग के बारे में आप थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्रोन सर्विस कैसे चलाते हैं, एक टाइम बेस्ड जॉब शेड्यूलर होता है, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर वो अपना काम करता रहता है, उस तरीके की चीज़ों को हम क्रोन सर्विस कहते हैं। फिर डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑब्वियसली, उसके बिना काम कैसे चलेगा? तो उसके लिए आपको एसक्यूएल आना चाहिए अच्छे से कि कैसे आप क्वेरी करोगे रिलेशनल डेटाबेस को, राइट? और अगर मोंगोडीबी में डेटा है तो किस तरीके से हम वो काम कर सकते हैं? तो उसके लिए वैसे पाइथन इकोसिस्टम में पाईमोंगो करके एक लाइब्रेरी आती है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? और अगर आपका डेटा लेट्स से अमेज़न S3 पे अवेलेबल है, या फिर
रिमोटली अवेलेबल है, तो वहाँ पे एपीआईज का यूज हमें आना चाहिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की, किस तरीके से हम अपने पाइथन कोड से या अपनी स्क्रिप्टिंग से एपीआई को शूट कर सकते हैं और वो डेटा हमारे पास वहाँ से रिटर्न में आएगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब डेटा का एक्सेस आपको मिल चुका है, तब आपको आना चाहिए कि उस डेटा प्रोसेस होगा, राइट? बिकॉज़ जब डेटा आपके पास है तो डेटा प्रोसेसिंग की क्या टेक्निक्स होनी चाहिए? सो यू शुड बी गुड एट डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स नाउ। अब उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये एक तरह से यहाँ पे कोर है डेटा इंजीनियरिंग का, ओके? डेटा अगर मेरा स्टैटिक है, चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो मैं बैच प्रोसेसिंग अप्लाई कर सकता हूँ, ओके? और बैच प्रोसेसिंग अप्लाई करने के लिए मैं स्पार्क जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकता हूँ। चीजें जब मजेदार हो जाती हैं, जब चैलेंजिंग हो जाती हैं, जब आपका डेटा कॉन्टिन्यूअसली अपडेट हो रहा है रियल टाइम, इट इज चेंजिंग एवरी सेकंड, एवरी मिनट एट अ रेगुलर इंटरवल। तब क्या करेंगे? तब हमारी बैच प्रोसेसिंग वहां पे काम नहीं आएगी, तब हमें स्ट्रीम प्रोसेसिंग पे जाना पड़ेगा। और स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए अपाचे का ही एक और टूल है जिसको हम काफका कहते हैं, उसका इस्तेमाल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि काफका को कैसे सेटअप करेंगे। तो एक तरह से जो रियल टाइम प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर आएगी, ओके? फिर नेक्स्ट हमें जब भी डेटा पाइपलाइन की बात करें कि साहब पहले मैं डेटा को एक्वायर करूंगा, उसको रीड करूंगा, फिर उस पर मैं कुछ मिसिंग वैल्यूज हैंडल करूंगा, फिर उसको मैं टेक्स्ट से न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर मैं किसी डेटाबेस में उसको राइट कर दूंगा। ये एक पाइपलाइन है मेरी, सिंपल सा एग्जांपल अगर मैंने लिया है, राइट? तो यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। अब बात आती है कि साहब ये डेटा पाइपलाइन तो मैंने बना दी, पर ये शेड्यूल कैसे करूं, मैं किस इंटरवल पे इसको चलाऊं, कैसे, क्या हर घंटे में ये काम होना चाहिए कि वो डेटा को चेक करे यहाँ पे और फिर ये सारी प्रोसेसेस हो, राइट? या दिन में एक बार ये काम होना चाहिए? तो कहीं ना कहीं एज ए डेटा इंजीनियर अगर हम बात करेंगे तो हमें अपने काम को, राइट, जिसको कई बार हम डेटा पाइपलाइन या वर्क फ्लो भी कहते हैं, उसको हमें शेड्यूल करने की जिम्मेदारी आ जाती है। शेड्यूल, सो शेड्यूल कैसे करेंगे? तो उसके लिए बहुत टूल्स अवेलेबल हैं, और द मोस्ट पॉपुलर जो टूल है हमारा वो है एयर फ्लो, अगेन फ्रॉम अपाचे। एक और टूल है जिसको आप एज ए रिप्लेसमेंट यूज कर सकते हैं, डेक्स्टर। एयर फ्लो बहुत ही पावरफुल टूल है, आप शेड्यूल कर सकते हैं किसी भी चीज को, ओके? सो ये आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। लोकल एयर फ्लो कैसे चलाएंगे, क्लाउड पे एयर फ्लो कैसे काम करेगा, राइट? ये सारी चीजों के बारे में एक अच्छी खासी हमारी एक्सपर्टीज, और ये सब चीजें थियोरेटिकल वे में नहीं, ये सब चीजें वीडियो देख करके नहीं, कहीं ना कहीं आपको प्रोजेक्ट पे काम करने पड़ेंगे, राइट? प्रोजेक्ट्स पे जब आप काम करोगे तब आपको चीजें वास्तव में समझ में आएगी, ओके? उसके बाद आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का भी कहीं ना कहीं एक नॉलेज होना चाहिए कि AWS पे या माइक्रोसॉफ्ट अज्योर पे या GCP, जिसको हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म कहते हैं, उन पे किस तरीके से काम किया जा सकता है, ओके? और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चीज बात करूं तो कई बार जब हमें कोई एप्लीकेशन प्रोडक्शन में लेके जानी है, कोई हमारी डेटा पाइपलाइन प्रोडक्शन में जानी चाहिए, अभी तक हम उसको डेवलप कर रहे थे, राइट? तो उसके लिए फिर हमें एक कॉन्सेप्ट जिसको कंटेनराइजेशन कहते हैं, राइट, वो आना चाहिए कि किस तरीके से, राइट, आप दूसरी टीम्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, और किस तरीके से आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन किसी भी एनवायरनमेंट में आराम से काम कर सके, राइट? उस एनवायरनमेंट को दूसरी मशीन पे रिक्रिएट करने का काम किसी भी कंटेनराइजेशन सॉफ्टवेयर का होता है, और ये आजकल जो बहुत पॉपुलर टूल हमारे पास है उसके लिए वो है डॉकर। आप डॉकर में एक इमेज बना दो और वो इमेज आप कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। वो इमेज जब वहां पे पहुंचेगी और डेवलपर जब उस इमेज को यूज करेगा, तो डॉकर पूरे के पूरे उस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेट करेगा पहले, जो आपकी मशीन पे थी, जहां से आपने उस इमेज को क्रिएट किया था, और वहां पे भी वही सेम एनवायरनमेंट रिप्रोड्यूस होगा, और तब आपकी एप्लीकेशन काम करना चालू करेगी। वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट,
ओके, डॉकर के साथ साथ आपको एक थोड़ी बहुत नॉलेज क्यूबरनेटीज की भी होनी चाहिए। अगेन क्यूबरनेटीज क्या करता है कि जितनी भी हमारी कंटेनर एप्लीकेशंस होती हैं उनको एक तरह से ट्रैक करता है जब वो क्लाउड पर डिप्लॉय होती है। ओके, और वहां पे पूरा जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, मेमोरी से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड, सीपीयू यूसेज से रिलेटेड, उसको यू नो काफी मैनेज करने में, उनको प्रोविजन करने में क्यूबरनेटीज का काफी, और कई बार लोड बैलेंसिंग जैसी चीजों में भी ये काम आता है। एक साथ हिट्स बढ़ गए आपकी साइट पे, आपके एप्लीकेशन पे, तो क्यूबरनेटीज ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा, वो चीज यहाँ पे आ सकती है। और इसके अलावा ये ऐसी चीजें हैं जो हमेशा हर 6 महीने में बदलती रहती हैं, नया टूल आ जाता है मार्केट में, राइट, बट बेसिक प्रोसेसेस कभी भी बदलती नहीं, बेसिक चीजें कभी भी नहीं बदलती हैं। ठीक है, आप एयर फ्लो पे अगर बहुत अच्छे हैं तो बहुत जल्दी से डेक्स्टर को यूज करना सीख सकते हैं, राइट। ऐसे ही जो दूसरे कुछ टूल्स हैं जैसे रॉकसेट हो गया, उसके बारे में आप थोड़ा पता करो। डेटा ब्रिक्स, डेल्टा लेक कि कैसे डेटा लेक्स को मैनेज करते हैं, डेटा ब्रिक्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं, वो चीज हो गई, राइट। और आप कोआला को कैसे यूज कर सकते हैं। सो कोआला इज बेसिकली पांडाज का ही एक्सटेंशन है राइट। सो कोआला आपको हेल्प करता है कि किस तरीके से बिग डेटा लाइक स्पार्क से आप क्वेरी कर सकते हैं, और उस क्वेरी करने का जो तरीका होगा बिल्कुल पांडास से मिलता जुलता होगा, तो वहां पे इसकी काफी आती थी। तो इस तरीके से ये एक पाथ मैंने चार्ट आउट किया है, जहां आप इसको समझ करके, इस पाथ को फॉलो करके, पर जब भी पाथ फॉलो हो वो सिर्फ एक थियोरेटिकल वे में या सिर्फ वीडियो देख करके और एक से सर्टिफिकेट लेने से आपको कभी भी एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक आपके पोर्टफोलियो में, अगर आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 3-4 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, और उन प्रोजेक्ट्स में ये सब चीजें लिस्ट होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आपका एयर फ्लो यूज हो रहा है, कहीं पे काफका भी यूज हो रहा है, कहीं पे आप जो है मोंगोडीबी के साथ काम कर रहे हैं, कई बार आप पोस्टग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, कई बार आप माई एसक्यूएल के साथ काम कर रहे हैं, कई बार आप सीएसवी के साथ काम कर रहे हैं, कहीं पे आपको बैच स्ट्रीमिंग की, बैच प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ रही है, कहीं पे आपको डॉकर इमेज क्रिएट करनी पड़, ये सारी चीजें उन प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, उनमें यूज होनी चाहिए। ओके, अब फाइनली मैं अगर एक बात करूं, एक छोटा सा यूज केस अगर हम समझें डेटा इंजीनियरिंग के लिहाज से, और उसको किस तरीके से हमने अचीव किया था, तो अ, एक हमारे पास एक टेलीकॉम सेक्टर से एक क्लाइंट था, और उस टेलीकॉम कंपनी का जो डेटा था, वो डेटा ऐसा था कि हर रोज वो डेटा चेंज होता जा रहा है, हर रोज वो डेटा बढ़ता जा रहा है, राइट। एवरी मॉर्निंग यू विल सी द न्यू रिकॉर्ड्स, न्यू इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम द टेलीकॉम कंपनी। उस टेलीकॉम कंपनी का जो डेटा था, उस डेटा को हम जनरली सीडीआर डेटा कहते हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जिसको हम लोग कहते हैं, तो सीडीआर डेटा वो हमारे पास था। ओके, उस सीडीआर डेटा से हमें कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ इंसाइट्स निकालने थे, जिसमें ये इंसाइट निकालना था कि कॉल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए थी, डिवाइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन सा डिवाइस कॉलर ने यूज किया क्या है, राइट। सर्विस, कौन सी सर्विसेज कस्टमर मिली हैं, एसएमएस सर्विस, राइट, कॉलिंग, बहुत सारी सर्विसेज टेलीकॉम कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं, तो इस तरीके का डेटा हमारे पास था। क्योंकि डेटा रियल टाइम में अपडेट हो रहा था, तो हमें एक स्ट्रीमिंग को मैनेज करने की जरूरत थी, राइट। तो उसके लिए फिर हमारे पास ओबियसली जो स्ट्रीमिंग का जो टूल, पॉपुलर टूल है स्ट्रीमिंग का, स्ट्रीम प्रोसेसिंग का, वो है काफका। तो हमने काफका को यूज किया। तो अगर मैं एक मोटा मोटा यहाँ पे देखूं कि भाई ये मेरा MySQL डेटा है गेटिंग अपडेटेड, राइट, लेट्स से ऑन अ डेली बेसिस, तो यहाँ से ये जो डेटा है वो मेरे काफका के पास गया। फिर काफका में हमने जो स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि हमें इस डेटा से कॉल, डिवाइस, सर्विस, ये 3 चीजें चाहिए, ये 3 इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमने वहां पे फिर KSQL का
यूज किया, जो कि काफका का ही पार्ट है, जिससे कि हमारी 3 इंफॉर्मेशन बनती हैं। कॉल की इंफॉर्मेशन बनी, डिवाइस की इंफॉर्मेशन बनी और सर्विस की इंफॉर्मेशन। लेकिन अब इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे? ये विजुअलाइज भी होना चाहिए कहीं पे। मुझे डेली बेसिस पे मेरे कॉल का डैशबोर्ड देखना चाहिए, डेली बेसिस पे मुझे डिवाइस का डिवाइस डेटा का इंफॉर्मेशन देखना चाहिए इन अ वेरी सफोस्टिकेटेड फॉर्मेट, इन अ वेरी गुड विजुअलाइजेशन फॉर्मेट। ऐसे ही मुझे सर्विस से रिलेटेड, तो फिर हमने इस डेटा को आगे पुश किया था EL के स्टैक पे। सो इलास्टिक सर्च, लॉगस्टेप एंड किवाना, ये 3। किवाना से हम UI क्रिएट कर सकते हैं। इलास्टिक सर्च एक डेटाबेस है जिसमें हम लोग काफ़ी टेक्स्ट बेस्ड फास्ट सर्च पॉसिबल है। और फिर एक और फीचर हमको यहाँ पे लेके आना था, जिसको हम एक सर्विलेंस फीचर कह सकते हैं, कि किसी पर्टिकुलर नंबर को मुझे कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना, कि कोई कॉल आया उस पर या उसने कहीं पे कॉल किया तो इमीडिएटली मुझे एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए। तो फिर हमने कुछ नोटिफिकेशन सर्विसेज उसके लिए यूज की, राइट। तो इस तरीके से हमने ये एक पाइपलाइन को वहाँ पर मैनेज किया। मोटा सा एक आइडिया मैंने आपको दिया है। आई कांट डिस्क्लोज ऑल द डिटेल्स। NDA साइन था हमारा उस कंपनी के साथ, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जिसको कहते हैं। सो आई होप आपको अब एक डेटा इंजीनियरिंग की एक समझ बनी होगी कि किस तरीके से आप इस एक मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि 2022 में काफ़ी कुछ डेटा इंजीनियरिंग में होने वाला है। बहुत रिक्वायरमेंट अभी जनरेट होगी इस रोल के लिए। और ऑलरेडी US में, और बात यह है कि लाइक अभी लोग अवेलेबल नहीं है, लोग मिल नहीं रहे हैं कंपनीज को इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। बहुत बहुत इसीलिए डिमांड अभी ज़्यादा है। तो आप भी चाहें तो इस फील्ड में अपने हाथ आजमा सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा ग्रोइंग फील्ड है और काफ़ी मज़ेदार भी है, क्योंकि बहुत डायनेमिक है एक्चुअली। सो अगर आपका कोई सवाल डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू गाइज।